बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 जो है एक्सरसाइज 1.1 9th क्लास की उसको सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो नंबर नीचे आ रहा है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं सो डैट कि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो उसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है मैट्रिसेस का। तो सबसे पहले हमें देखना यह है कि मैट्रिसेस हैं क्या। तो इसका कंसेप्ट जो है 1857 में आर्थर कैले था साइंटिस्ट, तो उसने हमें इसका कंसेप्ट दिया था मैट्रिसेस का। तो मैट्रिक्स होता ये है कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। आपके पास कोई भी नंबर ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास नंबर्स हैं। अब आपने इनको थोड़ा अरेंज करके लिखना है। आप इनको क्या करेंगे, आप इनको उफ़की या अमूदी कतारों में लिख लें, ठीक है। दूसरे अल्फाज में हम बोलें तो इनको हॉरिजेंटल और वर्टिकल रोज में लिख लें। मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, थोड़ी तरतीब दे देते हैं। ऐसे 4 5 6 और उसके बाद अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज कर लें, ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, मैट्रिक्स बन जाता है। अब इन नंबर्स को हम किसी और तरह से भी लिख सकते हैं, किसी भी किस्म की तरतीब दे लें। 2 3 4 5 1 6 9 8 1, दिस इज आल्सो ए मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है। इसको आप और भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4, ये भी आपका मैट्रिक्स है। तो नंबरों की जो तरतीब है उसको हम मैट्रिक्स बोल देते हैं। और अगर हम मैट्रिक्स उन नंबरों की तरतीब के बाद एक ब्रैकेट नुमा इसको बंद कर दें तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है। और उसके बाद ये कि इसमें जो चीज़ें नोट करने वाली हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। और दूसरे अल्फाज में हम बोल देते हैं इसको मेंबर्स ऑफ द मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। और दूसरे अल्फाज में हम बोल देते हैं इसको मेंबर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है जी। अब ये है कि ये जो मैट्रिक्स है इसको कोई सिंबल भी देना है, इसको इसकी रिप्रेजेंटेशन भी होगी। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ए बी, इसका कुछ नाम दे लें, सी दे लें, डी दे लें, जो आपका दिल करे जी, ठीक है। अब ये कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ये क्या होंगे, ये वाले होंगे, इस ए के ये वाले एलिमेंट्स हैं। मेंबर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इस ए मैट्रिक्स के मेंबर्स कौन से हैं जी, ये हैं। अब अगर ये लिखे कि आपके पास बी के, तो बी के आपके पास क्या होंगे, ये वाले होंगे जी। और सी के कौन से होंगे, ये वाले होंगे। अब ये कि एलिमेंट्स और मेंबर्स जो हैं वो दोनों एक ही चीज़ें हैं, मगर हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। तो एलिमेंट्स को उर्दू में आप बोल सकते हैं अरकान बोल लें, ठीक है, मेंबर बोल लें, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन जी किसकी, मैट्रिक्स की। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें और जो हैं, डेफिनेशंस जो हैं वो देखने वाली हैं। ये जो चीज़ है ना हॉरिजेंटल रो, इसको हम रो बोलते हैं। ये जो लाइन है इसको हम रो बोलते हैं, इसको हम रो बोलते हैं। सेम केस इस मैट्रिक्स में भी है, ये भी रोज हैं, ये भी रोज हैं। अब इसमें एक और चीज़ होती है, वो है ये
ये जो है हॉरिजेंटल हो गई लाइनें, तो उनको हम रोज बोल देंगे। अब ये जो वर्टिकल है ना लाइन, उसको हम कॉलम बोलते हैं। उर्दू में लिखें तो इसको बोलेंगे कितारें, और इंग्लिश में लिखें तो इसको बोलेंगे, सॉरी, उर्दू में इसको लिखें तो इसको बोलेंगे कॉलम। इंग्लिश में रोज, उर्दू में कितारें, इंग्लिश में कॉलम, तो इसको बोलने का भी लिखने का कुछ ऐसा ही तरीका है। तो ये अब आपके पास कॉलम्स हो गए, ये भी कॉलम, ये भी कॉलम, ये कॉलम्स हो गए। अब ये जो है आपके पास रोज, हॉरिजॉन्टल लाइंस आपके पास क्या कहलाती हैं? रोज। वर्टिकल लाइंस आपके पास क्या कहलाएंगी? कॉलम्स कहलाएंगी। ठीक है जी। अब देखना ये है कि इस ए मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, कितनी कितारें हैं और कितने कॉलम हैं। अब देखें, इसमें एक रो है तो इसको मैं आर, चूंकि आर रो जो है वो आर से स्टार्ट हो रहा है तो मैं इसको आर लिख देता हूँ। तो इसमें ये फर्स्ट वाली है तो मैं इसको R1 लिख देता हूँ, ये सेकंड वाली है तो इसको मैं R2 कर देता हूँ। इसमें अगर हम बात करें तो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसमें R1 हो गया, इसमें R2 हो गया। अब अगर कॉलम्स की बात करें तो ये चूंकि पहला है तो C1 C2, अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा? C1, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C3, ऐसे ही C1 C2 C3। तो ये चीज हो गई कि रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती हैं, सॉरी कॉलम्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें रो मैट्रिक्स की, एक डेफिनेशन है जो पेपर में काफी दफा आ चुकी है, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाती है, एमसीक्यूज में आ जाता है। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए 1 2 3, इसमें कितनी रोज हैं? सिर्फ एक ही रो है, तो ये जो ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है? रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक ही रो है। अब अगर बात करें हम कॉलम मैट्रिक्स की, तो देखिए अगर मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है उसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, तो चूंकि इसमें एक ही कॉलम है तो ये मेरे पास क्या होगा? ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। अब ये तो डेफिनेशंस हो गई रो मैट्रिक्स की और कॉलम मैट्रिक्स की। इसकी थोड़ी और एक और डेफिनेशन ले लेते हैं। अगर आपके पास ए इस तरह का हो तो ये भी रो मैट्रिक्स है। अब अगर आपके पास कॉलम इस तरह का हो 1 2, तो ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। अब ये जो है ना, ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है, और ये जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है मगर रो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें दो रोज हैं। ठीक है, और हमारी डेफिनेशन के मुताबिक एक ही रो होनी चाहिए, तो तभी ये रो मैट्रिक्स बनेगा। चूंकि इसमें दो रोज हैं तो ये रो मैट्रिक्स नहीं बन सकता, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। अब ये डेफिनेशन होगी जी रो और कॉलम मैट्रिक्स की। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास? क्वेश्चन है जी फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है जी, ऑर्डर देख लेते हैं, ऑर्डर क्या होता है। अब ऑर्डर देखने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है कि असल में ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या चीज है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है जी? देखिए मेरे पास एक कॉलम है ए 2 3 -5 6, ये कॉलम है ए, इसको मैट्रिक्स बोल दें। एक मैट्रिक्स ए है, उसमें हमने अभी अभी देखा कि इसको हम रो बोलते हैं, इसको हम R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं जी? C1, इसको हम C2 बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है रोज हैं, ये हमारे पास कॉलम्स हैं। अब ये जो रोज है ना, इनको हम M बोलते हैं। M क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास? रोज को, और इसको हम N बोलते हैं, और ये जो है हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा कॉलम्स को। M रोज है इसमें, यानी कि कितनी रोज हैं? 2, इसमें दो रोज हैं। अब अगर कॉलम्स की बात करें तो इसमें कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। अब जो ऑर्डर होता है ना किसी मैट्रिक्स का, उसको लिखने का तरीका ये होता है कि m बाय n या फिर m मल्टीप्लाई बाय n, ये ऑर्डर होता है किसी भी मैट्रिक्स का। ये तो m यहाँ पे हमारे पास 2 है,
n हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब ये कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2/2। ए मैट्रिक्स का हमारे पास जो ऑर्डर है उस वो क्या आ गया 2/2। अब ये जो ऑर्डर है ना उसको हम उर्दू में बोले तो कालब का मर्तबा बोलते हैं, ठीक है। तो कालब का मर्तबा जो है वो हमारे पास क्या आ गया है 2/2 आ गया। ऐसे ही हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है सी, वो है हमारे पास 2 4, तो इसका अगर हमने ऑर्डर फाइंड करना है तो वो क्या आएगा जी। अब इसका ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमारे पास ये R1 है और इसमें M जो है वो क्या है जी 1 है, क्योंकि इसमें एक ही रो है तो M 1। अब इसमें कॉलम्स कितने हैं C1 C2, अब इसमें n क्या है जी 2 है, इसमें दो कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर जो है ऑर्डर ऑफ C क्या आ जाएगा जी m/n, m 1 है तो ये 1/2 आ जाएगा। सेम केस जी, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया गया हो H इज इक्वल टू 2 3 4 1 0 6, तो इसका ऑर्डर क्या होगा जी। इसका ऑर्डर निकालने के लिए आपके पास देखें जी R1 है, R2 है, C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो इसका ऑर्डर जो है वो हम लिखते हैं m/n से। m मीन्स के इसमें कितनी रोज हैं, इसमें 2 रोज हैं, कॉलम्स कितने हैं इसमें 3 है, तो 2/3 इसका ऑर्डर आ गया जी, ठीक है। अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था इस एक्सरसाइज का। उसके बाद आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कहता है कि बताएं ये कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, उनमें से बताएं कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं और कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल नहीं हैं। अच्छा यहाँ पे एक और बात बता दूं, मैंने जो एक्सरसाइज है ना उसके बस चंद एक क्वेश्चन किए हैं, मगर ये कि इसमें और भी बहुत सारी एज एन एक्सरसाइज दिए हुए हैं, वो आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। जो नहीं होगा वो आप लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना है, वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। वो मैं PDF भी करवा दूंगा, या फिर आप मुझे बता दीजिएगा जिसको कोई इशू होगा तो वो इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये जो है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल मैट्रिसेस, इसमें कंसेप्ट क्या है जी इक्वल मैट्रिसेस। अच्छा जिसको ये डेफिनेशन हो जाएगी ना इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन आती होगी तो उसके लिए इस क्वेश्चन को करना बिल्कुल इजी है जी, ठीक है। अच्छा इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, हमें सिर्फ डेफिनेशन सीखनी है बस, हमारे सभी क्वेश्चन हल हो गए जी। डेफिनेशन को सीखना है बस। तो डेफिनेशन इसकी ये है, दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, सपोज एक ए है और एक आपके पास बी है, दो मैट्रिक्स हैं एक आपके पास। ये जो मैट्रिक्स है वो है 2 3 2 + 2 एंड 5, ये एक मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है 2 3 4 एंड 5। अब देखना ये है कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। ये देखने के लिए हमें इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को देखना पड़ेगा। अब इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है कि दो मैट्रिक्स जो हैं ए और बी वो इक्वल उस वक्त होते हैं जब इसमें दो कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई करती हों। पहली कंडीशन जो है वो हमारे पास ये है कि इन दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, दे शुड हैव सेम ऑर्डर, ठीक है जी। ऑर्डर इनका सेम होना चाहिए। उसके बाद इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए।
इसका मतलब अगर हम इसको थोड़ा मैं उर्दू में एक्सप्लेन कर दूं, पहली चीज तो ये कि इन दोनों का जो है ना आर्डर, मर्तबा एक जैसा होना चाहिए। जो ए का मर्तबा है वही बी का मर्तबा है, जो ए का मर्तबा है वही बी का मर्तबा है, ठीक है। अब दूसरी जो कंडीशन ये है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल। इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग दोनों की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि जो ये फर्स्ट एंट्री है ना, एलिमेंट बोल लें, ठीक है, एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट जो है, पहला रुकन जो है वो पहले रुकन के बराबर होना चाहिए, दूसरा रुकन दूसरे के बराबर होना चाहिए, तीसरा तीसरे के बराबर होना चाहिए, चौथा चौथे के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी कि मुतनाजरा, आमने सामने वाली बोल दें, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग। तो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के टू टू के पहली एंट्री पहले की, दूसरी दूसरे के, तीसरी तीसरी के, चौथे चौथे के इक्वल हो, तो तब हम बोलते हैं कि ए जो है वो बी के इक्वल है, ए और बी इक्वल है। अच्छा, इसको अब हम देखते हैं। आपने ये सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है जी। पहली चीज है कि हमने इसका आर्डर मालूम करना है। आर्डर ऑफ ए क्या है जी? दो रोज हैं तो इसका आर्डर बन जाएगा 2, दो ही कॉलम्स हैं तो 2/2। अब आर्डर ऑफ बी, इसका आर्डर क्या है जी? इस बी मैट्रिक्स का आर्डर है 2/2, दो रोज हैं दो ही कॉलम्स हैं, ठीक है। इससे परेशानी होना कि ये प्लस है, अब इसमें प्लस करेंगे ना तो ये एक ही रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने दूसरी चीज तो देखनी है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड जी, अब सेकंड कंडीशन क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। देखे, पहली पहले के इक्वल है, इट मीन्स कि 2 इक्वल है 2 के, 3 इक्वल है 3 के, अब 4 इक्वल है 2 + 2 के। या इसका मतलब ये हुआ कि 2 + 2 4 ही होता है ना, तो ये 4 इक्वल हो गया 4 के। अब 5 इक्वल है 5 के, तो इसका मतलब ये हुआ कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है, आर्डर भी इक्वल है। तो ये क्या हो गया, ए इक्वल हो गया बी के। इसका मतलब ये कि ये ए और बी दोनों जो हैं वो क्या हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं, ठीक है जी। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल लेते हैं जी, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। सपोज सी ये 2 और 3 हो गया, ठीक है। अब ये पता नहीं बुक में क्वेश्चन है या नहीं, चले मैं इसको 6 कर देता हूँ। ये है, अब ये कौन सा है, ये एफ है, ठीक है जी। तो अब हमने देखना है कि क्या ए और एफ जो है वो इक्वल मैट्रिसेस हैं या कि नहीं। अब देखें, पहला मैट्रिक्स जो है वो तो सेम वैसे ही है, उसका ऑर्डर भी वही रहेगा, ठीक है। अब दूसरे का ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्योंकि उसमें दो रोज हैं और कॉलम एक ही है, तो ये 2/1। अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे भी खत्म हो गया भाई, इसको खत्म करो। क्यों? उसका ऑर्डर ही सेम नहीं है, इसका 2/2 है, इसका 2/1 है। जब इन दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, डेफिनेटली पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज नॉट इक्वल टू एफ। इसका नाम चूंकि हमने एफ लिखा हुआ है तो ये लिख लेते ए और एफ जो है वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। तो ये तो कुछ इस तरह से आपने जो है इनको सॉल्व करना है, और ये जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव में। अब ये क्वेश्चन जो है लास्ट वाला वो है जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है ना, इस पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, तो क्वेश्चन है कि इसमें दो मैट्रिसेस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी दफा पेपर में आ चुका है। ए प्लस सी, ए प्लस 2b, C-1,
4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 7 3 एंड 2d। ये आपके पास क्वेश्चन है और ये सिंबल देखें जी, ये हमें क्या बता रहा है, इक्वालिटी। मीन्स कि ये और ये दो मैट्रिक्स हैं आपके पास और दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अच्छा जी, इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है उसमें जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसको हमने माइंड में लेके आना है। तो वो क्या थी कि सबसे पहले क्या होगा कि इन दोनों का आर्डर सेम होगा। आप देखें, ए का आर्डर क्या है 2/2, बी का आर्डर क्या है 2/2, फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन को हमने यूज करना है और वो ये कहती है कि पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होना चाहिए। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं जी। ए प्लस सी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरा ये कि ए प्लस 2b जो है वो इक्वल होना चाहिए -7 के, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। उसके बाद c -1 जो है वो इक्वल होना चाहिए 3 के, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। उसके बाद 4d माइनस 6 इज इक्वल होना चाहिए 2d के, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब इन इक्वेशंस को हमने क्या करना है जी, सॉल्व कर लेना है। मैं क्या करने जा रहा हूं, पहली को नहीं ना ही सेकंड को, मैं थर्ड और फोर्थ में से किसी को भी सॉल्व कर लूंगा। उसकी रीजन क्या है, उसकी वजह यह है कि इसमें मेरे पास दो अननोन है, इसमें मेरे पास भी दो अननोन है, मगर ये कि सी और डी जो है उनमें एक अननोन है, नामालूम है। अननोन मीन नामालूम। तो इसमें से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इजी है इसकी वैल्यू निकालना। अब इसमें अगर हम करेंगे ए को इधर ही रहने दे, बी को इधर लेके भी आ जाएंगे, बट ये होगा कि फिर भी बी तो उसमें मौजूद रहेगा, सेम केस इसी में होगा। बट ये कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे या इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डी की या सी की वैल्यू निकल आएगी। तो हम क्या करते हैं जी, इधर लिख लेते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 3, हम 3 इक्वेशन जो है -1 इज इक्वल टू 3 इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये 1 जो है ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी, ये +1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू 4, सी की वैल्यू मैंने निकाल ली जी। अब मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 4 को, फ्रॉम इक्वेशन 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। सो 4d, चूंकि ये मेरे पास 2d है तो इसको मैं इधर ले आता हूँ और ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब 4 में से 2 निकाल दे तो आपके पास 2d इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू, चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही हो इधर आके डिवाइड हो जाती है, तो ये 2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 3। सो ये मैंने d की वैल्यू निकाल लिया जो कि है मेरे पास 3। अब ये मेरे पास d की भी वैल्यू आ गई और c की भी। अब क्वेश्चन ये है कि आपने a की भी और b की भी वैल्यू निकालनी है। देखें मेरे पास ये c मौजूद है, d मौजूद है। अब इन इक्वेशंस में मैं देखूं तो ये मेरे पास a है, c है, a है, b है। अब ना तो मेरे पास a की वैल्यू मौजूद है और ना ही मेरे पास b की वैल्यू मौजूद है, मेरे पास c की वैल्यू मौजूद है। सो इसका मतलब ये कि मैं इसको यूज कर सकता हूँ इक्वेशन 1 को। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को यूज कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम c की वैल्यू पुट कर देते हैं, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -4। अब ये 4 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब ये हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई। अब हमारे लिए इसको सॉल्व करना और भी ज़्यादा इजी हो गया है। देखें इसमें b है तो इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास b आ जाएगा। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ बची है, वो है b। तो उसको लिए हमने ये वाली इक्वेशन को यूज़ करना है जी। मैं इसको थोड़ा रेस कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, फ्रॉम इक्वेशन 2 a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब a की वैल्यू पुट कर दें जी, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, 2b इज इक्वल टू -7, ये इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, ये मेरे पास -3 बच जाएगा।
अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है जी, b की वैल्यू आ गई है। अब ये हमारे पास a, b और c की वैल्यू हमने निकाली थी जी 4 और d की वैल्यू हमने निकाली थी जी 3। ये हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज आ गई हैं जो हमने निकालनी थी जी। ये थी एक्सरसाइज 1.1। ऐसे ही हम एक एक एक्सरसाइज करके चलते रहेंगे और सभी क्लासेस की एक एक एक्सरसाइज करके कोशिश करेंगे कि हम एक एक एक्सरसाइज जो है हर वीक में 2-2 एक्सरसाइज सॉल्व करते जाएं। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियोस को शेयर करें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया।